ईएमआई की क्लास नंबर कौन सी है ये? थर्ड है। और इस थर्ड वाली क्लास में एक क्वेश्चन जो आपका भी हाफ सॉल्व हुआ था वो ये था कि टू पैरेलल रेल्स हैं, टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स और क्या गिवन था? ये दोनों रेल्स जो कंडक्टिंग वाली थी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितनी थी? सेपरेटेड बाय डिस्टेंस था L, और ओवर दीज रेल एक कंडक्टिंग रॉड थी। हाफ इसका आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है लास्ट वाली क्लास में, बाकी का जो बचा हुआ हाफ है वो अब करना है। ओवर दिस रेल कंडक्टिंग रॉड स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन आपके लिए था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस रॉड, ये क्वेश्चन था आपका पहला, और इसका आंसर निकल के आया था, क्या लिखा था? इंड्यूस ईएमएफ को ई से लिखा था आपने, ई बराबर आया था VBL, जहां पर ये V जो थी रॉड की स्पीड थी। पूरा का पूरा डायग्राम एक बार बना लें। पैरेलल रेल ये थी और ये रेल जहां पर थी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड थी जो कि यूनिफॉर्म थी। इन दोनों पैरेलल रेल के जो बीच का डिस्टेंस था वो L था, L डिस्टेंस था। इस पैरेलल रेल में एक्सटर्नल एफर्ट्स लगा करके आप एक रॉड को, जो भी कंडक्टिंग थी, नाम रखा था शायद JK, और ये एक्सटर्नल एफर्ट्स लगा करके, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके हम इसको स्लाइड करा रहे थे। तो रिजल्ट आया था मोशनल ईएमएफ का VBL, जहां पर ये जो V है स्लाइडिंग रॉड की स्पीड है, स्पीड ऑफ स्लाइडिंग रॉड, और L क्या है? गैप बिटवीन पैरेलल रेल्स। उसके बाद का क्वेश्चन ये था, इफ पैरेलल रेल्स कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस, अगर पैरेलल वाली रेल्स को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, R है रेजिस्टेंस, देन डिस्कस द फिनोमेना। तो अब जो होगा उसके बारे में बात करनी है, डिस्कस द फिनोमेना। तो जैसे ही आप दोनों रेल्स को देखो, अभी J और K के पास में, पिछली क्लास में ये भी डिस्कशन हुआ था कि J किस पर था? हाई पोटेंशियल पर था, और K किस पर था? लो पोटेंशियल पर था। तो J और K के पास पोटेंशियल तो है, लेकिन अभी आपने इसके साथ कुछ कनेक्ट नहीं किया है तो करंट नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया है, रेजिस्टेंस का मतलब कोई बल्ब ले सकते हैं आप, तो भाई करंट फ्लो करने लगेगी, और करंट फ्लो करेगी हाई से लो। तो ये करंट फ्लो की डायरेक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो करंट फ्लो कर रही थी, दैट इज द इंड्यूस करंट, जो बिना बैटरी के आ रही है, ये है इंड्यूस करंट I। तो पिछली वाली क्लास में ये भी आ चुका था कि इस करंट की वजह से हमारी जो JK रॉड है वो क्या फील करेगी? फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स आया था। यानी अब इसके आगे का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे ही आपने दोनों रेल्स को रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया, तो अब आगे की कहानी क्या होगी? तो आगे की कहानी में आएगा कि फोर्स लगेगा ऑन JK, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज IBL साइन थीटा, जो कि लास्ट वाली क्लास में आ चुका था, IBL साइन 90। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स JK पर आया था वो आया था ILB, और इसकी जो डायरेक्शन आई थी वो कैसी आई थी? एक्सटर्नल फोर्स से अपोजिट आई थी।
ये था वो मैग्नेटिक फोर्स, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स का अपोज कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी तो रॉड को कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स से ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे रॉड क्या करेगी, धीमे होती जाएगी। तो यहीं से क्वेश्चन को उठाते हैं, किस तरीके से कि ये हमारे पास में जेके वाली रॉड है, ये जेके रॉड है। जिस समय इसमें करंट फ्लो हुई, ध्यान देना क्योंकि जितना ज़्यादा बोला जाएगा उतना सब लिखाना पॉसिबल नहीं होगा। जिस समय आपने रेजिस्टेंस लगाया और करंट फ्लो हुई, तो यहाँ पर जब इंड्यूस करंट फ्लो हुई, मान लिया उस समय जेके के पास स्पीड थी वी नॉट, और ये स्पीड कौन मेंटेन कर रहा था, बाई एक्सटर्नल फोर्स। भाई जैसे ही करंट बनी उस समय ये देखा गया कि जेके वाले रॉड में जो स्पीड है वो वी नॉट है, और जैसे ही करंट फ्लो करी एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया गया। यानी एक्सटर्नल फोर्स ने कहा कि हम रॉड को कितनी स्पीड देके जा रहे हैं, वी नॉट स्पीड देके जा रहे हैं, खत्म हो गए भाई। एक्सटर्नल फोर्स ने अपने आप को क्या किया, विथड्रॉ कर लिया। जैसे ही रॉड में करंट फ्लो हुई तो एक्सटर्नल फोर्स ने कहा कि अब हम हट जा रहे हैं, और जिस समय एक्सटर्नल फोर्स हटा उस समय रॉड के पास कितनी स्पीड आ चुकी थी, वी नॉट आ चुकी थी, एक्सटर्नल फोर्स हट गया। अब जब एक्सटर्नल फोर्स हट गया तो ये जो मैग्नेटिक वाला फोर्स है ये स्पीड को सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, अपोज करेगा ना, बोलो भाई। और ये मैग्नेटिक वाला फोर्स इस स्पीड को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। चलिए बात करते हैं टी समय बाद क्या हुआ स्पीड का। अभी तो वी नॉट है, अभी तो स्पीड कितनी है, वी नॉट है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये एक्सटर्नल फोर्स तो जा चुका है और ये वाला फोर्स आ चुका है, क्योंकि करंट तो फ्लो हो ही रही है सर्किट में, तो मैग्नेटिक फोर्स आ चुका है, एक्सटर्नल फोर्स जा चुका है। तो टी समय बाद ये स्पीड कितनी देगा, इस पर बात करनी है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है जिसकी की वैल्यू लिखी हुई है ILB, तो इस मैग्नेटिक फोर्स से क्योंकि इस स्पीड को क्या होने वाला है, रिटार्डेशन, क्या होने वाला है, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन पे बात करनी है, धीरे धीरे स्पीड कम होगी। टी समय बाद कितनी स्पीड हो गई रॉड की, इस पर क्या करना है, डिस्कशन करना है, रिजल्ट निकालना है और देखना है कि जो स्पीड में गिरावट आएगी, जो स्पीड आपकी चेंज होगी, उसके चेंज होने का तरीका कैसा होगा, लीनियर वाला होगा या नॉन लीनियर होगा। लीनियर वाला मतलब अगर हम स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाएं और एक लाइन बने तो कहलाएगा लीनियर, लीनियर चेंज हो रहा है। अगर हम स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाएं और सीधी लाइन ना बने तो नॉन लीनियर। और एक चेंज और होता है एक्सपोनेंशियल, जहां पे रिजल्ट्स में ई की पावर आ जाती है। जैसे किसी फार्मूले में अगर ई की पावर है प्लस में तो वो एक्सपोनेंशियल चेंज कैसा है, इंक्रीज वाला। अगर किसी फार्मूले में ई की पावर है माइनस में तो फिर वो एक्सपोनेंशियल चेंज कैसा है, डिक्रीज वाला। तीन बातें ध्यान देना। टी समय बाद हम स्पीड का हालचाल लेंगे, तो अगर टी समय बाद हमें स्पीड का हालचाल इस तरीके से पता चलता है कि स्पीड और टाइम में ग्राफ बनाया और सीधी लाइन आई, तो कहा जाएगा ये लीनियर चेंज है, यानी स्पीड टाइम के साथ लीनियरली बदल रही है। कैसे बदल रही है वो फार्मूला मेरे पास होगा। और अगर स्पीड और टाइम का हम ग्राफ बनाएं और सीधी लाइन ना आए तो कहा जाएगा कि स्पीड टाइम के साथ नॉन लीनियरली बदल रही है। कभी कभी कुछ रिजल्ट्स फिजिक्स के ऐसे होते हैं जहां पर फार्मूले में ई की पावर होती है, ई पर पावर, ई को एक्सपोनेंशियल कहा जाता है, ऑपरेटर होता है ये। अगर ई पर प्लस पावर है तो इसका मतलब है जहां पर ये है वो चीज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, और अगर ई पर कहीं नेगेटिव पावर है तो फिर वो चीज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। क्लियर ये बात। तो आप जो है क्वेश्चन यहां से पिक करें, बल्कि आप तो जहां पर नोट कर चुके हैं, आपने ये फार्मूला भी नोट कर लिया था।
और आज जो मैंने डायग्राम बनाया है वो लास्ट वाले डायग्राम से बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं, देख लेना भाई, मैच कर रहा है। तो जरा सा एक दो लाइन लिख रही है वहां पर। मैग्नेटिक फोर्स ILB आ चुका है, मैग्नेटिक फोर्स ILB आ चुका है कि नहीं, ठीक है। तो लिखिए जरा सा फार्मूला, कुछ दो तीन लाइनों का स्टेटमेंट लिखिए। लेट अस कंसीडर when induced current flow, let us consider when induced current flow, let us consider when induced current flow, induced current and flow अंडरलाइन कर दीजिए। let us consider when induced current flow, then just at that moment, external force of OFF off, then just at that moment external force of OFF off, and rod JK having speed V नॉट, देख करके बोर्ड पर V नॉट, एंड रॉड JK हैविंग स्पीड V नॉट, एंड रॉड JK हैविंग स्पीड V नॉट, एंड रॉड JK हैविंग स्पीड V नॉट। आपके पास ये डायग्राम बना हुआ है ना, क्लियर है ना। अब आप जो है ये डायग्राम बनाओगे, लेकिन अभी रुको, जो तुमने लिख दिया है उसके बाद जरा देखो डिस्कशन चल रहा है। तो हमने यहां पर एक स्टेटमेंट दिया, जरा देखना वो गलत है कि सही है। हमने कहा रिटार्डिंग फोर्स, ऐसा फोर्स जो स्पीड को नुकसान पहुंचाता है वो रिटार्डिंग फोर्स कहलाता है। तो रिटार्डिंग फोर्स बराबर होगा FM, सही है गलत है भाई। यही मैग्नेटिक फोर्स तो करंट के बाद आ गया है, और यही स्पीड को क्या करने वाला, नुकसान करने वाला है। तो रिटार्डिंग फोर्स बराबर हो गया मैग्नेटिक फोर्स, यही मैग्नेटिक फोर्स रिटार्डिंग फोर्स बन रहा है। हमने यहाँ नेगेटिव लगा दिया, क्यों लगा दिया, क्योंकि नुकसान हो रहा है इसलिए। ये फोर्स स्पीड को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये वाला फोर्स स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब रिटार्डिंग फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमने कहा रॉड का मास m है और एक्सेलरेशन क्या होता है, dV/dt, ठीक है ना, dV/dt। और यहां पे आ गया माइनस का ILB। क्लियर इतनी बात। अब यहां पर हमने अभी एक चीज इंट्रोड्यूस कर दी है कि जो m है वो मास ऑफ रॉड है, मास ऑफ रॉड JK, कि रॉड JK का जो मास है वो m है। यहां पर और एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं। जो ये करंट फ्लो कर रही थी, अभी आपने जो सर्किट बना रखा था उसमें ये जो करंट फ्लो कर रही थी, जरा उस करंट का हालचाल लेते हैं। तो करंट बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस और अपॉन में क्या, रेजिस्टेंस। तो आप देखिए JK के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VBL। भाई JK के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, VBL। तो यहां पर आ गया VBL अपॉन में ये रेजिस्टेंस सर्किट में R ही लगा हुआ है। जो डायग्राम मैंने आज बनाया था और जो ऑलरेडी आपके पास लास्ट वाली क्लास का है, तो बिल्कुल मैच करते हुए बनाया था। तो अब यहां पर अगर हम I को रख दें, देखते हैं क्या होगा, m dV/dt इज इक्वल टू माइनस का BL और I की वैल्यू है VBL और अपॉन में R। m dV/dt माइनस का VB² L² R फॉर रेजिस्टेंस सर्किट का। यहां से हमको मिल गया dV के साथ V, और यहां मिल गया माइनस का B² L² अपॉन में RM साथ में dt। यहां तक पहुंच गए।
अब विजन जरा सेट करते हैं। हमने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि जिस समय ये सब कुछ हुआ कि आपने एक्सटर्नल फोर्स ऑफ कर दिया और इंड्यूस करंट चालू हो गई, तो मान लिया वो समय था टाइम बराबर 0। जो स्टेटमेंट अभी आपने लिखा है ना कि लेट अस कंसीडर द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ, जिस समय एक्सटर्नल फोर्स ऑफ हुआ उसी समय सर्किट में करंट इंड्यूस आ गई थी और वो जो है मैग्नेटिक फोर्स उस समय बना और उस समय रॉड के पास स्पीड जो थी वो v नॉट थी। तो वो सारा का सारा समय क्या था? तो हमने कहा वो समय क्या था? 0। अब हम 0 समय से आगे कितने समय तक जाएंगे? आंसर है t समय तक जाएंगे। तो यहां पर हमने लिखा 0 से t, 0 से t। और इधर जिस समय टाइम 0 है उस समय स्पीड कितनी है? v नॉट है। और मान लेते हैं t समय बाद कितनी स्पीड हो जाएगी? सपोज कर लेते हैं v है। तो लिमिट समझ में आई यहां पर? बोलो भाई। 0 वाले टाइम पर स्पीड v नॉट है और t समय बाद कितनी स्पीड हो जाएगी? v। तो लिमिट्स लगा दिया। और फाइनली आप 1-2 स्टेप अभी पीछे है लेकिन थोड़ी देर में रिजल्ट आपके पास होगा। इधर आ गया v नॉट से v और dv बाई v। इधर आ गया माइनस का b² l² अपॉन में rm और ये आया dt, क्योंकि कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के अंदर रहने का कोई राइट ही नहीं है। 0 से t कर दिया। अब बात आ रही है इंटीग्रेशन की। तो सबको पता है कि अकेले dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। और dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। ये log x होता है। तो यहां पर जो इंटीग्रेशन आएगा वो log v आएगा। लिमिट लगी होगी v नॉट से v। और ये जो कांस्टेंट है ना b² l² rm, फुर्सत में जरा इस कांस्टेंट का हालचाल ले लेना। b² l² बाई rm, आप इसका हालचाल लीजिएगा। चलो अभी काउंट करते हैं, पता लगाते हैं एक्चुअली ये इतनी बड़ी सी भयंकर सी जो वैल्यू है वो है क्या, देखते हैं। अच्छा, b का जरा यूनिट बोलिए SI वाला। b का यूनिट SI वाला न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा लो। और L का क्या हो गया? लेंथ। लेंथ क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर को A से लिख दिया जाए। ठीक है। R माने रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या होता है? नहीं, ओम SI में रखो तो फिर चीजें कटेंगी। वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है? वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो यहां पर आपका ये आया वोल्ट अपॉन एम्पियर। अभी वोल्ट को भी हम चेंज करेंगे। और ये क्या है? किलोग्राम, मास किलोग्राम में। तो देखो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा? न्यूटन स्क्वायर। और अपॉन में क्या बचा? वोल्ट इंटू एम्पियर। ठीक है ना। अब हम न्यूटन को भी ब्रेक करते हैं। केजी और बचा है। अब हम न्यूटन को भी ब्रेक करते हैं। न्यूटन का मतलब क्या था? किलोग्राम मीटर सेकेंड पर सेकेंड था। तो न्यूटन का मतलब था किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वायर, और मीटर पर सेकेंड तो मीटर का स्क्वायर। क्या हुआ? कोई गड़बड़ी हो तो बताओ, आगे मूव कर जाएंगे। फिर अगर आप डिक्टेट करोगे तो फिर दिक्कत होगी। अभी बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। सही है अभी तक? तो न्यूटन का क्या मतलब था? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर, और सेकेंड की पावर क्या हो जाएगी? -4। और जरा वोल्ट को भी ऐसे ही ब्रेक कर दीजिए। वोल्ट, वोल्ट क्या था? अरे यार V बराबर था W/Q। W माने क्या? जूल, और Q माने क्या? कूलाम। इसी जूल अपॉन कूलाम को क्या कहा था? वोल्ट। और जूल को फिर से आगे ले चलिए। जूल क्या होता है? अरे जूल क्या होता है? जूल बराबर क्या होता है? न्यूटन मीटर। तो जूल को ब्रेक करेंगे तो आएगा न्यूटन मीटर, और कूलाम को ब्रेक करेंगे तो आएगा एम्पियर सेकेंड। ठीक है।
बोलो। अब न्यूटन को ब्रेक करो तो क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, और 1 मीटर ये और है, ये मीटर, और अपॉन में है एम्पियर इंटू सेकेंड। ये रहा वोल्ट का हालचाल। कहां पर, ये जो एम्पियर था, 1 एम्पियर कट गया, हाँ तो एक बचा हुआ एम्पियर। मैं केवल वोल्ट के फीचर्स काउंट कर रहा हूं अभी। तो वोल्ट को लेकर के चला तो पता चला जूल अपॉन कूलाम है, जूल को ब्रेक किया तो न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर सेकंड आ गया कूलाम से, न्यूटन को ब्रेक किया तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पहले से ही पढ़ा है, अपॉन में क्या चल रहा है, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब देखो वोल्ट के साथ एम्पियर है लिखा, और एम्पियर के साथ किलोग्राम है वो भी लिखा। तो देखो हुआ क्या भाई, एम्पियर से एम्पियर कट गया, और यहां पर क्या आ गया, किलोग्राम स्क्वायर, और क्या आ गया, मीटर स्क्वायर, और क्या हो गया, सेकंड की पावर -3। ठीक है, और देखिए ये सब कैंसिल हो गया, केवल जीत किसकी हुई, सेकंड की। किसकी जीत हुई, सेकंड की, टाइम की। यानी ये जो टर्म अपना है ये वाला, ये जो कांस्टेंट है, एक्चुअली ये कांस्टेंट टर्म किससे कनेक्टेड है, टाइम फैक्टर से। ठीक है ना। अगर मैं बिना इस कैलकुलेशन के ये सब कर देता तो आप बोलते हो कि कैसे टाइम से कनेक्टेड है। दिस कंप्लीट टर्म इज ए कांस्टेंट, क्योंकि पूरे एपिसोड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, जो आपका लेंथ पैरेलल जो रेल्स के बीच का डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, और जो ये मास है रॉड का वो क्या है, कांस्टेंट है, जो सर्किट में तुमने रेजिस्टेंस डाला है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कंप्लीट कांस्टेंट आखिर है क्या, तो लास्ट में इसके पास क्या रह गया, सेकंड या सेकंड इनवर्स जो भी कह लो। तो एक तरीके से ये किसका फीचर्स है, सेकंड का, टाइम का। और इसलिए यहां पर हमने इस बड़े से कांस्टेंट को डील करने के लिए टाउ से लिख दिया, दैट इज द टाउ। यानी आपने पूछा ये टाउ क्या है, तो हमने कहा ये जो बड़ा सा कांस्टेंट है ये बार बार लिखना पड़ेगा। और अब अगर हम एक क्वेश्चन आपको दे दें कि इस टाउ की डायमेंशन क्या है, तो आपको वही सारा काम करना पड़ेगा जो मैंने भी साइड में करके दिखाया। ठीक है, तो ये टाउ एक कांस्टेंट है जो कि किस दुनिया से कनेक्टेड है, टाइम की दुनिया से। क्लियर। और यहां पर अकेले dx का इंटीग्रेशन x होता है तो ये t हो गया, और ये लगाया लिमिट 0 से t। और फिर से कुछ फीचर्स जो है आपके मैथमेटिकल हैं, तो इधर साइड में हम सारे के सारे मैथमेटिकल फीचर्स लिख रहे हैं। लॉग का ये भी फंडा होता है भाई, अगर ये लिखा हो log x माइनस का log y तो बराबर क्या होता है, log x बाई y। तो देखो लिमिट्स लगाते हैं, पहले v की v लगा दी लिमिट, माइनस का log v नॉट लगा दिया भाई, पहले लिखी जाती है अपर लिमिट, फिर निगेटिव लगा के लोअर लिमिट। उधर हमारे पास में है माइनस का टाउ, और ये आ गया t, और माइनस का 0। तो यहां पे फंडा आया log v के साथ v नॉट, और ये आ गया माइनस का टाउ t, यहां तक आ गया। फिर लॉग में एक फंडा और भी होता है भाई, कि अगर आपके सामने कहीं पर लॉग है तो यहां पर होता है BASE बेस, और अगर ये बेस आपको दिखता नहीं है तो क्या अंडरस्टूड है, ई बेस है। यानी यहां पर कोई बेस दिख रहा नहीं दिख रहा है तो यहां पे ई बेस अंडरस्टूड है। तो और यहां पर जो है कोई वैल्यू लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं फंक्शन, उसको बोलते हैं फंक्शन। जब लॉग किसी फंक्शन के ऊपर होता है, साथ में अपना उसका कुछ बेस भी होता है, तो ऐसा करने से हमेशा नज़ारे क्या मिलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, या चलो केवल लिख देते हैं वैल्यू मिलती है, वैल्यू मिलती है। और अगर आपका मन है लॉग हटाया जाए, हटा दीजिए लॉग, तो यहां पे केवल क्या रह जाएगा, फंक्शन, और बराबर क्या हो जाएगा, बेस की पावर वैल्यू, बेस की पावर वैल्यू। ये काम हम यहां करने वाले हैं, देखिएगा। बेस ई वाला अंडरस्टूड है, हमने कहा लॉग हटा देते हैं, तो क्या बचा, v बाई वी नॉट इज इक्वल टू, उधर है बेस, तो यहां पर बेस कौन है, ई, तो यहां पर लिखा ई,
ई के ऊपर क्या लिखी जाती है, वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस का टाउ टी, तो यहाँ पर आ गया टाउ टी, और ये आया v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टाउ टी। रिजल्ट आंसर आपको मिल चुका है कि कैसे स्पीड बदलेगी। तो स्पीड के फार्मूले में क्या आया है, ई की पावर कैसे आई है, नेगेटिव। अगर किसी फार्मूले में ई नेगेटिव पावर है तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, ई की पावर प्लस है तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। और अगर दो लोगों की बात हो रही है और ग्राफ अगर आपका सीधी लाइन है तो लीनियरली, अगर सीधी लाइन नहीं तो कैसा, नॉन लीनियरली। तो यहां पे आप आंसर क्या दोगे, इस पूरी कहानी में जो रॉड की स्पीड है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। अब अगर कोई न्यूमेरिकल रहता है तो न्यूमेरिकल क्या कहेगा, बताओ 10 सेकंड बाद स्पीड कितनी है, तो टी बराबर क्या लिखोगे, 10 सेकंड। तो जैसे रखोगे टी बराबर 10 सेकंड, टाउ तुम्हारा टेंशन नहीं है, टाउ वो खुद ही देगा। तो अब टाउ की रखोगे वैल्यू, टी की रखोगे वैल्यू, तो 10 सेकंड बाद स्पीड क्या आ जाएगी, वी नॉट बाई समथिंग। अरे बोलो यार। और वी नॉट क्या, इनिशियल स्पीड, ये भी अगर दी जाती है तो 10 सेकंड 25 सेकंड जितने समय बाद आपको स्पीड निकालनी है आप निकाल सकते हो। कहीं कुछ डिस्कशन करना हो तो पूछो। जो चीजें आप नोट करने का मन बना रहे थे कि यूनिट्स लिख करके हम सब नोट कर लें, वो हमने आपको समझाने के लिए किया हुआ है। आप खुद अपना रफ कॉपी में देखो कि ये जो कांस्टेंट है जबरदस्त, ये किस फैमिली से, किस पैरामीटर से कनेक्टेड है। कहीं कुछ पूछना है पूछ लो, नहीं तो जहां पर आपने बात खत्म की है वहां पर ये डायग्राम बना लीजिए और पूरा का पूरा रिजल्ट प्रोसेस में ही है, नोट कर डालिए। किस क्वेश्चन का आंसर आपने लिया है, पैरेलल रेल्स के बीच में एक्सटर्नल फोर्स लगा करके किसी रॉड को खींचा जाए और कुछ ऐसा हो कि जिस समय इंड्यूस करंट आए और आप एक्सटर्नल फोर्स हटा लो और आपका एक्सटर्नल फोर्स रॉड में स्पीड वी नॉट दे चुका है और ये सारा मामला बिल्कुल टाइम 0 पर हुआ, तो बताइए समय के साथ स्पीड का हालचाल क्या होगा। थ्योरी का अगर क्वेश्चन है तो बताना पड़ेगा टाइम के साथ स्पीड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी, जबकि न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला ही काफी है। पुट द वैल्यू ऑफ टाइम, टी माने टाइम, वी नॉट इज ए स्पीड इनिशियल वाली, और टाउ इज ए टर्म रिलेटेड विद द टाइम का पैरामीटर, तो आप रिजल्ट्स निकाल पाओगे। अब हम लोग जानते हैं कि ये सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन, ये टर्म जानना है कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। फिर इसी से एक टर्म जुड़ा हुआ है म्यूचुअल इंडक्शन, अभी लिखे नहीं, बेसिक्स पहले देख लें। म्यूचुअल इंडक्शन, अब इनको हमें जानना है, सेल्फ इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। तो इनको जानने के लिए हमें पहले कुछ कोड जो हैं वो डिकोड करके चलने पड़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, क्या है कोडिंग डिकोडिंग, बातें नहीं करो भाई। कोडिंग डिकोडिंग में जैसे प्राइमरी सर्किट किसको कहा जाए, प्राइमरी सर्किट, तो प्राइमरी सर्किट का मतलब क्या है, तो प्राइमरी सर्किट उसको कहा जाता है जिसके पास मेन करंट हो, जिसके पास मेन करंट हो। अब देखिए यहां पे दो करंट है ना, एक तो इंड्यूस वाली करंट है और एक करंट तो आप जानते ही हो। तो मेन करंट जो होती है हमेशा फ्रॉम द बैटरी, फ्रॉम एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से आती है। तो जो करंट किसी बैटरी से आ रही है, किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से आ रही है, उस करंट को हम मेन करंट कहेंगे। और ये मेन करंट हमेशा जिस सर्किट में होगी उस सर्किट को क्या कहेंगे, प्राइमरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट क्या होता है भाई, सेकेंडरी सर्किट जिसमें या जिसके पास इंड्यूस करंट हो,
जिसके पास इंड्यूस्ड करंट हो। तो ये आपको जो है माइंड सेट करके चलना पड़ेगा म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन के लिए। अब प्राइमरी सर्किट यानी प्राइमरी मतलब पहले, तो कुछ लोग प्राइमरी सर्किट को सर्किट नंबर 1 कहते हैं, सेकेंडरी मतलब बाद में, तो इसको क्या कहते हैं, सर्किट नंबर 2। और इसीलिए प्राइमरी सर्किट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ 1 यूज करेंगे। जैसे प्राइमरी सर्किट की करंट I1 और सेकेंडरी सर्किट की करंट I2, तुम्हें लेकिन पता है कि जो I2 है वो क्या होगा, इंड्यूस्ड, और जो I1 है वो क्या होगा, प्राइमरी। अब बात करते हैं तुम्हारे अपने बोर्ड लेवल के सिलेबस की। तो आपके दोनों के दोनों सर्किट जो है मिरर इमेज होंगे, मिरर इमेज, दोनों के दोनों सर्किट जो होंगे वो मिरर इमेज होंगे। मतलब केवल आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा कि इसको बना दिया प्राइमरी, इसको बना दिया सेकेंडरी। ऐसा नहीं होगा कि प्राइमरी सर्किट जो है देखने में कंपैरेटिवली छोटा होगा, ये आपके सिलेबस की डिमांड है, ठीक है। तो हम लोग यही सोच के चलेंगे कि दोनों के दोनों सर्किट कैसे हैं, मिरर इमेज, हूबहू एक जैसे हैं, बस हमने एक में जो है बैटरी लगा दी, एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया, वो बन गया प्राइमरी, और जिसमें हमने नहीं लगाया वो क्या बन गया, सेकेंडरी। तो अब सेल्फ इंडक्शन देखते हैं क्या है। तो प्राइमरी सर्किट एक तैयार कर लेते हैं और ऐसा सर्किट तैयार करते हैं जिसकी मेन करंट को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकें। तो प्राइमरी सर्किट बनाना है, उधर सेकेंडरी वाले सर्किट में इंडक्शन होना चाहिए, इंड्यूस करंट आनी चाहिए। तो इंड्यूस करंट कैसे आएगी, जब फ्लक्स बदलेगा। तो फ्लक्स अगर बदलेगा तो जो सेकेंडरी सर्किट है वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा जो फ्लक्स को लिंक कर सके। और फ्लक्स को लिंक करने वाले सर्किट की शक्ल कैसी होगी, या तो उसके पास कॉइल होगी या फिर उसके पास सॉलिनॉइड होगी। बोलो यार। अच्छा, अब आपने कहा सेकेंडरी सर्किट ऐसा होना चाहिए कि वो फ्लक्स को लिंक कर सके, उसके पास एरिया हो, इसीलिए तो फ्लक्स को लिंक कर पाएगा। और एरिया वालों में जब आप बात करते हो तो आपने सॉलिनॉइड को पढ़ा हुआ है, आपने लूप को पढ़ा हुआ है, आपने कॉइल को पढ़ा हुआ है। तो सेकेंडरी सर्किट इन्हीं में से कोई होगा। तो प्राइमरी वाला सर्किट इसकी क्या है, मिरर इमेज है। तो यानी कि प्राइमरी सर्किट भी कैसा होगा, ऐसा ही होगा। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ते समय हम जो प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट बनाएंगे, या तो हम उसमें सॉलिनॉइड लेंगे, या फिर हम लूप लेंगे, या फिर हम कॉइल लेंगे। क्लियर ये बात। तो एक प्राइमरी सर्किट तैयार कर लेते हैं। चलो पहले हमने लूप ले लिया, तो ये प्राइमरी सर्किट बनाया, इसमें एक बैटरी लगा दी एक्सटर्नल वाली, और रेजिस्टेंस बदलने का बंदोबस्त कर दिया। ये सिंबल है ऐसे डिवाइस का जिससे आप रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बताइए भाई सर्किट की मेन करंट क्या होगी, एक्सटर्नल सोर्स लगा हुआ I मेन। ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि प्राइमरी वाली सर्किट को हम I मेन कहें, या IP कहें, या I1 कहें, या सामने जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो किस हिसाब से वहां पे सेट होगा, ये सब उसकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। हम प्राइमरी सर्किट की करंट को I मेन कह सकते हैं क्योंकि उसका नाम प्राइमरी सर्किट है, IP कह सकते हैं क्योंकि वो प्राइमरी है, प्राइमरी माने 1, तो उसको I1 भी कह सकते हैं। तो निकालोगे तो क्या फार्मूला होगा, EMF, बैटरी वाला EMF अपॉन में R एक्सटर्नल और प्लस का R इंटरनल। अब आपने जो है एक्सटर्नल वाले रेजिस्टेंस को तो बदलने का सिचुएशन दिखाई दिया, तो I मेन अगर बदलेगा तो इसमें करंट आई, पहले तो सिचुएशन देखते हैं, करंट आ गई है। अब करंट आ गई है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसको यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3D में डायग्राम को दिखा रहे हैं, अगर मैं 2D में दिखाता तो सीधे सीधे क्रॉस बना देता कि भाई देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगी। अभी हम जो है 3D सिचुएशन है, तो फिंगर को करंट के साथ, तो थंब इधर जा रहा है, तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब प्राइमरी सर्किट के पास मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई रेडियस IP, I मेन, इस सर्किट की जो कॉइल है उसकी रेडियस,
और साथ में 2 पाई और नंबर ऑफ टर्न्स n, और आप IP को बदले हुए हो, करंट को बदल रहे हो, तो B बदलने लगा। अब जब B बदलने लगा तो प्राइमरी सर्किट से लिंक होने वाला फ्लक्स कितना होगा? आंसर है BA cos थीटा। एरिया बदल रहा है? नहीं। थीटा बदल रहा है? नहीं, वो तो नहीं बदल रहा, क्योंकि हम सर्किट को कोई घुमा तो नहीं रहे। थीटा कब बदला था तुम्हारी अपनी स्टडी में? जब कोई कॉइल या सॉलिनॉइड या लूप क्या करता था? रोटेट करता था, तब थीटा बदला था। यहां थीटा भी नहीं बदल रहा। आप क्या बदल रहे हो? केवल B बदल रहे हो। अब B बदलोगे तो क्या बदलेगा? फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो इसमें क्या आएगा? इंड्यूस्ड। जब प्राइमरी सर्किट में ही इंड्यूस करंट आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है? जब प्राइमरी सर्किट से लिंक होने वाली मेन करंट को टाइम के साथ बदला जाता है तो उस सर्किट से लिंक फ्लक्स भी बदल जाता है, एंड दैट इज वाई देयर प्रोड्यूसेस द इंड्यूस्ड करंट एज वेल एज इंड्यूस्ड वोल्टेज। नाउ द फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। क्लियर हो गया ना? तो सेल्फ इंडक्शन में प्राइमरी ही सब कुछ अपने पास रखेगा। इंड्यूस वाले जो फीचर्स हैं वो भी प्राइमरी के पास होंगे, और जो मेन वाले फीचर्स हैं वो भी किसके पास होंगे? प्राइमरी के पास। अब अगर हम ध्यान दें तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्राइमरी सर्किट से लिंक होने वाला फ्लक्स, प्राइमरी सर्किट से लिंक होने वाला फ्लक्स क्या मेन करंट के प्रोपोर्शनल है? क्या प्राइमरी सर्किट से लिंक होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, प्राइमरी सर्किट से लिंक होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्या वो प्राइमरी करंट के प्रोपोर्शनल है? बिल्कुल है। कौन बदल रहा था? B, और B किससे डील हो रहा था? IP। तो आपने कहा कि प्राइमरी सर्किट से लिंक होने वाला जो फ्लक्स है वो मेन करंट के प्रोपोर्शनल है। सही बात है। हटाइए यहां से प्रोपोर्शनलिटी। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटी है फिजिक्स में हमेशा क्या है? कांस्टेंट। और ये आया IP, तो यहां से आ गया phi p इज इक्वल टू कैपिटल L और साथ में ये IP। कैपिटल L यहां पर क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिस बहस में आते हैं वो कभी भी उस पर डिपेंड नहीं करते। यहां पे ये L जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, किस बहस में आया है? मैग्नेटिक फ्लक्स, मेन करंट, इस बहस में आया है। लेकिन इस L को ना तो इससे मतलब है ना ही इससे मतलब है। ये पुरानी बात है। आपको याद होगा कैपेसिटर में Q बराबर CV, तो C का नाम क्या था? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेकिन ना तो C को V से मतलब था और ना ही Q से मतलब था। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिस बहस में आते हैं वो कभी वहां के लोगों पर डिपेंड नहीं करते। V इज इक्वल टू IR, ये R क्या था? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ना तो इस R को V से मतलब था और ना ही I को, ना ही R को V से मतलब था ना ही I से। सिमिलरली दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस अंडर दिस डिस्कशन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मेन करंट, बट रियलिटी है कि इसको ना तो इससे मतलब है ना ही इससे। इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप, सेल्फ इंडक्शन। हेडिंग है आपकी सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, ये जो कोडिंग और डिकोडिंग है ये आपके खुद के अपने समझने के लिए है। बाद में आपको चांस देंगे, आप अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। सेल्फ इंडक्शन, हाँ, कौन क्लास में डेफिनेशन बना सकता है? समझने वाली डेफिनेशन तो अभी हमने आपको बनाई बताई। जब प्राइमरी सर्किट की मेन करंट में चेंज होता है तो इस सर्किट से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है, और इस वजह से इसी सर्किट में इंड्यूस EMF, इंड्यूस करंट फॉर्म हो जाती है। इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? और वो तुम्हें पता ही है लेंज लॉ से कि जो इंड्यूस वोल्टेज है वो इस बैटरी का क्या करेगा? अपोज करेगा। जब बैटरी का वोल्टेज ज्यादा होगा तो इंड्यूस को कम करने की कोशिश करेगा, और जब कम होगा तो क्या करने की कोशिश करेगा? ज्यादा।
मेन करंट का भी इंड्यूस करंट क्या करेगा, अपोज करेगा। जब मेन करंट आप बढ़ा रहे होगे तो इंड्यूस क्या करेगा, उसको माइनस करने की कोशिश करेगा। जब मेन करंट आप घटा रहे होगे इंड्यूस करंट क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो लिखेंगे आप इसमें when main current in primary circuit changes with time, then magnetic flux link with primary circuit, अंडरलाइन कर देना, then magnetic flux link with primary circuit also changes, then magnetic flux link with primary circuit also changes, comma, due to it induced EMF ब्रैकेट में वोल्टेज, ड्यू टू इट इंड्यूस EMF ब्रैकेट में वोल्टेज एंड इंड्यूस करंट फॉर्म FORM फॉर्म in primary circuit full stop. This phenomena is called self induction. जो डेफिनेशन आपने लिखी है उस डेफिनेशन के बाद तो अब आपको सेल्फ इंडक्शन का डायग्राम बनाने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जरा देखिएगा जो डेफिनेशन लिखी है, आपने अपनी डेफिनेशन में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि मेन करंट बदल रही है, यही तो लिखा है। इसका मतलब आपने सीधे सीधे ये बता दिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्राइमरी सर्किट का है प्रोपोर्शनल टू IP, इस IP को क्या नाम दें, व्हाट इज IP, इसका नाम है मेन करंट, इसका नाम क्या है प्राइमरी करंट, इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है I1। आप अगर IP ना लिखना चाहो, ठीक है, नोट करिए ये लाइन और ये कैपिटल L जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, कैपिटल L इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और फिजिक्स की दुनिया में इसका नाम है नेम्ड सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अभी इसका एक साथी फार्मूला और जान लें जहां पे L और आता है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फिजिक्स में जब जब आए हैं तो ये देखा गया है कि जहां पर ये जिस डिस्कशन में ये आए हैं कभी भी ये उस पर डिपेंड नहीं किए। तो अब प्राइमरी सर्किट में ही इंड्यूस वोल्टेज आ गई, प्राइमरी सर्किट में ही इंड्यूस करंट भी आ गई। तो सेल्फ इंडक्शन में इंड्यूस करंट कहां मिलती है, आंसर है प्राइमरी सर्किट में, मेन सर्किट में, सर्किट नंबर 1 में, जितने नामों से उसको जानो उतना ही बेहतर है। और इंड्यूस वोल्टेज कहां मिलती है, सेम वही फीचर्स, प्राइमरी में, सर्किट नंबर 1 में। सेल्फ इंडक्शन में पैदा होने वाली जो इंड्यूस वोल्टेज है, इन सेल्फ इंडक्शन, जब सेल्फ इंडक्शन हुआ कैसे हुआ आपने अब लिख रखा है। जो इंड्यूस वोल्टेज है, इंड्यूस EMF कह लो, इंड्यूस वोल्टेज कह लो, और आपने अपनी हैबिट मेंटेन करी है इंड्यूस वोल्टेज को किससे लिखने की, स्मॉल ई,
तो यहां पर है ईपी, पी फॉर प्राइमरी, क्योंकि उस सर्किट का नाम है प्राइमरी सर्किट, उस सर्किट का नाम है नंबर के मामले में नंबर 1 सर्किट, उस सर्किट का नाम जो है एडजेक्टिव के मामले में मेन सर्किट, ठीक है ना। उसी सर्किट को 3 नामों से जाने होंगे, मेन सर्किट, प्राइमरी सर्किट और सर्किट नंबर 1। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे ईपी लगाया। तो फैराडे ने कहा कि भाई माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है, तो यहाँ पे फाई भी प्राइमरी के पास ही है, सर्किट प्राइमरी के पास है। तो यहाँ से आया ईपी इज इक्वल टू माइनस का डी डी टी, और फाई की वैल्यू आई है एल आई पी, एल आई पी, फाई बराबर आया एल आई पी, ठीक है, बोलो। तो रिजल्ट देखो क्या हुआ, एल तो कांस्टेंट है, बाहर थ्रो कर दिया जाएगा, तो ईपी इज इक्वल टू आ गया माइनस का एल डी आई बाई डी टी। जनरल में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई वन इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई वन बाई डी टी, और आप चाहें तो लिख सकते हैं ई मेन सर्किट इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई मेन बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। बिना कैलकुलस वाले लोग जो है डी की जगह पे डेल्टा इस्तेमाल करेंगे। तो रिजल्ट आपके सामने सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड जो रिजल्ट हैं फार्मूला वाले वो आ चुके हैं। जरा एल का डायमेंशन देख लें, यूनिट देख लें। तो यूनिट ऑफ एल, यूनिट यानी एसआई की बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ कैपिटल एल। तो एक तो तुम्हारा ये एल जो है इस फार्मूले में आया है, एल आई में। तो यहां से एल का हालचाल बोलो, फाई का हालचाल क्या होगा, वेबर, अपॉन में क्या आएगा, एम्पियर। तो एसआई यूनिट इसका तो ये हो गया। जरा यहां से एल को निकालो इस वाले फार्मूले से, तो एल निकालोगे तो ईपी इज वोल्टेज, तो ये वोल्ट हो जाएगा, इनटू में dt माने टाइम सेकेंड हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, एम्पियर। और इसी वोल्ट इनटू सेकेंड अपॉन एम्पियर को साइंटिस्ट के नाम पे क्या लिखा जाता है, हेनरी। तो हेनरी इज एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल एल, नाम इसका है कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट करने के साथ साथ कहीं कोई डिस्कशन करना हो तो जरूर बताइएगा। तो हम लोगों ने जो है सेल्फ इंडक्शन जाना, इंक्लूडिंग द कोडिंग डिकोडिंग। अगर आपको लगता है कि कोडिंग डिकोडिंग आपके काम की है और आप इसको टाइम के साथ भूल जाओगे, तो जरूर कहीं पर रफ वर्क बना करके लिख लीजिएगा। सर्किट 1 प्राइमरी की याद दिलाता है, मेन सर्किट प्राइमरी की याद दिलाता है, प्राइमरी की याद दिलाता है। उस सर्किट के पास जो करंट होती है दैट इज कॉल्ड द मेन करंट। सेकेंडरी जिसके पास इंड्यूस करंट होगी। लेकिन सेल्फ इंडक्शन में अगर आप देखो तो सेल्फ इंडक्शन में, सेल्फ इंडक्शन होने से पहले सर्किट क्या था, प्राइमरी। उसी में जब सेल्फ इंडक्शन हो गया तो वो क्या बन गया, सेकेंडरी। यानी सेल्फ इंडक्शन में जो प्राइमरी सर्किट है और जो सेकेंडरी सर्किट है वो क्या है, एक ही है। बोलो यार। तो ये था आपका सेल्फ इंडक्शन और इसकी आपने यूनिट लिखी।